नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के PYQ सीरीज़ में आज हम लोग खिलजी वंश से संबंधित विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, जो कि हमारे आगामी परीक्षा में एक नींव के रूप में काम करेगा। इसी क्रम में पहला सवाल है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी देखा जाए तो एक अत्यंत महत्वाकांक्षी सुल्तान था, जिसने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी और इसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। वह संपूर्ण विश्व को जीतने और एक नवीन धर्म चलाने की अभिलाषा रखता था, लेकिन अपने वफादार मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क की सलाह पर उसने नए धर्म का विचार जो था वो त्याग दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AK यानी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? तो आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिकंदर सानी की उपाधि को धारण किया था, जिसका मुख्य अर्थ है द्वितीय सिकंदर, जो अपनी विश्व विजय की आकांक्षा को दर्शाता है। उसने ये उपाधि अपने शासनकाल के दौरान सिक्कों पर अंकित करवाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ये प्रसिद्ध कथन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। बर्नी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में इसका वर्णन किया। ये कथन अलाउद्दीन खिलजी की निरंकुश शासन व्यवस्था और शरीयत यानी इस्लामी कानून से राज्य को अलग रखने की नीति को स्पष्ट करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा AK यानी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है जफ़र खां, नुसरत खां, अल्प खां या उलुग खां? राइट आंसर हो जाएगा इसका जफ़र खां। देखिए, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफ़र खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ और साहसी सेनापति माना जाता था। जफ़र खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित हुए और वास्तव में देखा जाए तो वो भयभीत भी हुए थे। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा जफ़र खां। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है। ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह? आंसर होगा इसका राणा रतन सिंह। देखिए, रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। इस कहानी का मुख्य आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखित महाकाव्य पद्मावत है। अमीर खुसरो ने भी अपने ग्रंथ में सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया था, जिसे अलाउद्दीन और पद्मिनी से जोड़ करके देखा जाता है। तो इस प्रकार आंसर होगा राणा रतन सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? बलबन, मलिक काफूर, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक? आंसर होगा इसका राइट मलिक काफूर। देखिए, मलिक काफूर को ही हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दीनार में खरीदा गया था, जिसके कारण इसका नाम हजार दिनारी पड़ा। तो आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, नुसरत खान या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा नुसरत खान। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। इतिहासकार KS लाल के अनुसार गुजरात अभियान, जो कि 1299 ईस्वी के लगभग में आयोजित हुआ था, इस दौरान अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान ने खंबात पर आक्रमण किया था। यहीं पर
नुसरत खान ने इस गुलाम यानी मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। बाद में नुसरत खान ने मलिक काफूर को दिल्ली ला करके अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था, जिसने आगे चल करके दक्षिण भारत में विजय का नेतृत्व दिया था। मतलब दक्षिण भारत में जो अभियान हुए थे उसका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण वाला। कथन ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये एकदम राइट फैक्ट है। कारण क्या बता रहा है कि वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ये एक गलत फैक्ट है। आंसर हो जाएगा सी, ए सही है, आर गलत है। ए सही क्यों है? देखिए, डॉक्टर के.एस. लाल के अनुसार अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का मुख्य उद्देश्य जो था वो धन और गौरव की लालसा थी। कारण इसलिए गलत है क्योंकि वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं करना चाहता था, बल्कि उनकी अतिरिक्त राजनीति में बिना हस्तक्षेप के लिए केवल धन वसूलना चाहता था। मतलब उनकी आंतरिक जो पॉलिटिक्स थी उसमें बिना हस्तक्षेप किए केवल धन वसूलना, धन प्राप्ति का ही केवल एम था, ना कि वहाँ पे प्रत्यक्ष शासन करना। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। देखिए, अलाउद्दीन के आक्रमण जो 1296 के समय देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव यानी ऑप्शन ए। पराजित होने पर रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था। जब 1305 से 1306 में ये आय यानी टैक्स आना बंद हो गया तो 1307 में मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना ने पुनः आक्रमण किया और रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें सूची 1 में राज्य दिए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित शासक, और हमें सही कूट का चयन करना है। तो रणथंभौर में शासक थे हमीर देव, चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह, देवगिरी के शासक थे राजा राय रामचंद्र और गुजरात में कर्णदेव का शासन था। तो रणथंभौर में हमीर देव हो गए, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, देवगिरी में राजा राय रामचंद्र और गुजरात में कर्णदेव। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़। तो सबसे पहले इन्होंने गुजरात में अभियान किया था 1299 में। दूसरे क्रम पे आएगा रणथंभौर जहाँ पे 1301 में ये अभियान करते हैं। तीसरे स्थान पे चित्तौड़ का नाम आएगा, 1303 में इनका अभियान होता है और सबसे बाद में वारंगल में 1310 में अभियान आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सबसे पहले आ जाएगा गुजरात यानी कि 2, फिर आ जाएगा 1 यानी रणथंभौर, फिर आएगा चित्तौड़ 1303 और अंत में आएगा वारंगल 1310। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन दिया है मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल या मलिक काफूर। आंसर होगा मलिक काफूर। देखिए, मानचित्र में दर्शाया गया मार्ग जो है वो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान को प्रदर्शित करता है, और इस मार्ग का अनुसरण उसके सेनापति मलिक काफूर ने अपने दक्षिण विजय जो कि देवगिरी, उसके बाद वारंगल, फिर द्वार समुद्र होते हुए मदुरै को निर्दिष्ट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। आंसर होगा इसका ए, माफ़ कीजिएगा बी होगा अलाउद्दीन खिलजी यानी ए के।
अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिन्हें वह मिल्क यानी राज के द्वारा प्रदत्त संपत्ति के रूप में दिया गया था, जिसमें इनाम, पेंशन तथा वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त भूमि इन सभी के रूप में जिन्हें मिली हुई थी, उन्हें वापस ले लिया था। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के सीधे नियंत्रण वाली यानी खालसा भूमि अत्यधिक पैमाने पर डेवलप हो गई थी यानी विकसित हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया था। वह भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश यानी नाप करा करके लगान निर्धारित किया था। उसने 2 नवीन टैक्स भी चलाए थे, एक था मकान कर यानी घरी कर और दूसरा था चराई कर। बाद में देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब क्षेत्र में कर जो था वो 50% कर दिया था, परंतु अलाउद्दीन का ये कदम अधिक व्यापक और पैमाइश पर आधारित था। राइट आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था? आंसर पता ही है, इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने भू राजस्व व्यवस्था में कठोर सुधार किए और किसानों से उनकी उपज का आधा भाग कर के रूप में वसूलना शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी विशाल स्थायी सेना को भरण पोषण करना और मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा करना था। ये कर निर्धारण भूमि की वास्तविक माप यानी पैमाइश के आधार पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी और एक नवीन धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उसके मित्र और दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क के कहने पर उसने अपने इस विचार को त्याग दिया था। बर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी शरीयत के नियमों से पूर्णतया स्वतंत्र था। इनके अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति जफ़र खां थे, जो कि मंगोलों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़ विजय की बात करें तो 1303 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ विजय की। उस समय वहाँ के शासक थे राणा रतन सिंह, और इन्हीं की पत्नी यानी रानी पद्मिनी की कथा फेमस है। पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो कि रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें बताती है। 1000 दिनारी मलिक काफूर की उपाधि थी और इन्हें गुजरात अभियान के दौरान 1299 में नुसरत खान ने 1000 दिनार देकर के खरीदा था और जिसे बाद में जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था। दक्षिण अभियान की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति का था। वहाँ पे प्रत्यक्ष शासन करने का कोई उद्देश्य नहीं था और मलिक काफूर के नेतृत्व में ये अभियान हुआ था। और देवगिरी के शासक की बात करें तो वहाँ पे थे रामचंद्र देव। विजयों के क्रम की बात करें तो सबसे पहले गुजरात विजय करते हैं 1299 में, उसके बाद रणथंबोर में 1301 में करते हैं, वहाँ के शासक थे हम्मीर देव। चित्तौड़ पे विजय प्राप्त करते हैं 1303 में, वहाँ पे शासक हुए राणा रतन सिंह जी। उसके बाद क्रम आता है वारंगल का 1310 में। राजस्व सुधार की बात करें तो खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के काल में होता है और ये पहले सुल्तान हैं जिन्होंने भूमि पैमाइश करके भूमि कर यानी खराज लगाया था, जो कि 50% था, और 2 नए कर इंट्रोड्यूस किए, घरी कर और चराई कर। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का आधा भाग यानी 50% राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ कर दिया था। वे दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश यानी नपाई एवं
प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने का वैज्ञानिक नीति को अपनाया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए के, यानी अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। पहला ये कि उसने कृषि ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की थी, ये एकदम राइट फैक्ट है। दूसरा कथन, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था, ये गलत फैक्ट है। तीसरा, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था, ये राइट फैक्ट है। तो इस प्रकार पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। आंसर हो जाएगा इसका सी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने लगान व्यवस्था को संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं किया था। उसने उपज का 50% यानी भू राजस्व खराज के रूप में निश्चित किया और भूमि की पैमाइश यानी नपाई करा करके लगान वसूलने की प्रथा शुरू की थी। लगान व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उसने एक पृथक विभाग यानी दीवान मुस्तखराज की स्थापना की थी। उसने पारंपरिक लगान अधिकारियों यानी खुद, मुकद्दम और चौधरी के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे, जिससे वे साधारण किसानों यानी बलाहार के समान हो गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, ये राइट फैक्ट है। कारण क्या बता रहा है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये गलत है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है। ए क्यों करेक्ट है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण बाजार नियंत्रण लागू किया था। कारण इसका गलत है क्योंकि उसने ये व्यवस्था कारीगरों के लिए नहीं बल्कि एक विशाल और स्थायी सेना के भरण पोषण के लिए लागू की थी। कम वेतन में सैनिकों का खर्च आसानी से चल सके, इसलिए उसने वस्तुओं की कीमतें जो थी वो निश्चित और निर्धारित कर दी थी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? तो आंसर इसका इजी है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में बाजार सुधार लागू करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसका उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना और उसका कम खर्च में निर्वाह करना था। इसके लिए उसने कुशल कर्मचारी नियुक्त किए थे और शाहना यानी बाजार अधीक्षक का मतलब इनको जो है वो विस्तृत अधिकार दे दिए थे। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार प्रयोग में लाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही इसका राइट आंसर है। डिटेल देखते हैं इसका। भारत के मुस्लिम शासकों में अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया। इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि यदि इतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्षों में समाप्त हो जाता। अतः सैनिकों की सुविधा और राजकोष की सुरक्षा के लिए ये पद्धति अपनाई गई थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी गियासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या बलबन ने? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा को अत्यधिक कठोरता से लागू किया। उसने बाजार में मूल्यों के उतार चढ़ाव को रोका और मुनाफाखोरी पर सख्त पाबंदी लगाई थी। इस व्यवस्था की निगरानी के लिए गुप्तचरों और बाजार अधीक्षकों का एक मजबूत नेटवर्क भी इन्होंने बनाया था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फ़ायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त किया, शासक को जनमानस से दूर किया? आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी इसने बहुत सफलता प्राप्त की थी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार कीमतों को नियंत्रित करने की नीति ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। इस सफलता का मुख्य कारण शाहना यानी बाजार अधीक्षक की नियुक्ति और नियमों का कठोरता से पालन करवाना था। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पूरी तरह से बंद हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत सफलता प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। भारत में पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। उसने अकाल और आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकारी गोदाम यानी अन्न भंडार स्थापित किए। इन गोदामों से राशन प्रणाली के तहत जनता को अनाज वितरित किया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और इन्होंने ही ये बाज़ार में अनाज की कमी ना हो और संकट के समय आम जनता तक राशन पहुँचे, इसलिए इन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस को लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? राइट आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आय बढ़ाने के लिए दो नवीन कर लगाए थे। एक था घरी कर यानी हाउस टैक्स, यह कर घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। और दूसरा था चराई कर यानी ग्रेजिंग टैक्स, यह कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? व्यास, रावी, सिंधु या सतलुज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। देखिए 1306 में मंगोल आक्रमणकारी कबक के नेतृत्व में हमला हुआ था और अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने रावी नदी के तट पर मंगोलों को पराजित किया था। इसके बाद रावी नदी मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के बीच की स्थायी सीमा यानी बाउंड्री बन गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही कूट का चयन करना है। पहला जो इसमें ऑप्शन है वो कह रहा है कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। ये गलत फैक्ट है। क्यों? क्योंकि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था और चंगेज़ खान जो थे वो जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत के करीब आ गए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो जलालुद्दीन मंगबरनी था वो ख्वारिज़्म का राजकुमार था जिसने इल्तुतमिश से मदद मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया था। दूसरा ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया था। तो ये एकदम सही कथन है। अलाउद्दीन के समय कुतलुक ख्वाजा यानी तरगी बेग ने दिल्ली पर आक्रमण कर शहर को घेर लिया था। तीसरा है ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। ये गलत है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल नेता तर्माशरीन को बुरी तरह हराया था और वह कोई भाग अपना हारा नहीं था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? राइट आंसर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य की सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष सीमांत सेना का गठन किया था। उसने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों में पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किले बनवाए थे। अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की सीमाओं की रक्षा का विशेष जिम्मा इन्होंने सौंपा था। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब हमें असुमेलित का चयन करना है, यानी 3 सुमेलित होंगे। देवगिरी में शंकर देव, ये एकदम करेक्ट सुमेलित है। वारंगल में रामचंद्र देव, देखिए ये इनकरेक्ट है क्योंकि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल
जो कि काकातीय वंश का शासन था वहाँ पे शासक थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, ना कि रामचंद्र देव। देखिए रामचंद्र देव और उनके पुत्र शंकर देव ये देवगिरी के यादव वंश के थे, तो देवगिरी में इनका शासन था। होयसल में वीर बल्लाल का शासन था, वहीं मदुरा में वीर पांड्य का शासन था। तो इस प्रकार राइट आंसर इसका हो जाएगा वारंगल रामचंद्र देव, जो कि असुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए विकल्पों में किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने यद्यपि खलीफा से मान्यता नहीं मांगी पर उसने विरोध भी नहीं किया और खुद को खलीफा का नायब ही माना। व्यवहारिक रूप से मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, लेकिन देखा जाए तो ये विकल्प में हमें नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर होगा इसका मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक खिलजी यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है। उसने दिल्ली सल्तनत की परंपरा को तोड़ते हुए स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। उसने अल इमाम, उल इमाम तथा खलीफतुल्लाह जैसी उपाधियों को धारण किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% लगान यानी खराज तय किया था, जो कि भूमि की पैमाइश करा करके वसूला जाता था, और इसने दीवान मुस्तखराज यानी दीवान मुस्तखराज की स्थापना करवाई थी। नवीन करों में घरी कर जो कि घरों पर लगता था, और चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगने वाला जो टैक्स था, और इसे लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान हुआ। बाजार एवं मूल नियंत्रण की बात करें तो विशाल सेना के भरण पोषण हेतु इसे लागू किया गया था, और शाहाना यानी बाजार अधीक्षक की नियुक्ति की गई थी इसकी देखरेख के लिए। इससे मुनाफाखोरी का अंत हुआ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सल्तनत काल में अकाल से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मंगोल नीति की बात करें तो 1306 के बाद मंगोलों व सल्तनत की सीमा रावी नदी बन गई थी। सीमा सुरक्षा हेतु विशेष सेना व किलों का निर्माण कर दिया गया था, और कुतलुक ख्वाजा ने दिल्ली को घेर लिया था। दक्षिण भारत अभियान की बात करें तो देवगिरी में राजा रामचंद्र देव व उनके पुत्र शंकर देव का शासन था। वारंगल में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय का शासन था। होयसल में वीर बल्लाल का, तो वहीं मदुरा में वीर पांड्य का शासन था। खलीफा से संबंध की बात करें तो अलाउद्दीन ने इनका विरोध नहीं किया था, जबकि उसके पुत्र मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा यानी खलीफतुल्लाह की उपाधि दी थी और अपने को खलीफतुल्लाह घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 1303 में काकातीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकातीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, इनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में हराया गया था। यह अलाउद्दीन खिलजी की सेना की एक इम्पॉर्टेंट पराजय थी। ध्यातव्य कि इस युद्ध में खिलजी सेना का नेतृत्व मलिक फ़खरुद्दीन एवं मलिक झाजू ने किया था। तो इस प्रकार खिलजी वंश से संबंधित विगत वर्षों के प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और फ्री पीडीएफ आपको प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम पे हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।